Assalamu alaikum, my dear students. I warmly welcome you all on Vision Biology, which is an online platform where you will be taught each and every subject of each and every stream. I am your geography faculty. I'm going to start with geography subject NCRT of class 10th. In this video lecture, we are going to start the first chapter of क्लास 10th जियोग्राफी, जिसका नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। 5 जनवरी से 2026 से हम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम उड़ान है, और ये आप सबके लिए फ्री रहने वाला है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम with the introductory part that will be your syllabus discussion. My dear students, अगर आपके पास NCERT मौजूद होगी तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपके NCERT पे जो मेंशन किए गए हैं यूनिट्स आपके लिए वो है, पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो दूसरा यूनिट रहने वाला है वो है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो तीसरा यूनिट रहने वाला है वो है वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद एग्रीकल्चर हमें पढ़ना है, इसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और आपका लास्ट चैप्टर रहेगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग resources, types of resources. Firstly, definition of resources. After that will be types of resources and planning of resources. So my dear students, अगर जब हम पहले रिसोर्सेज पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग पढ़ेंगे कि कैसे हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है सो दैट जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी वो भी इन रिसोर्सेज का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए जियोग्राफी के रिलेटेड। जियोग्राफी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे एक प्रिसाइज डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी आपको। तो क्या है जियोग्राफी? जियोग्राफी 2 वर्ड से बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन और टू राइट। So my dear students, geography is simply the science of earth, the science of earth. जियोग्राफी का दूसरा नाम ही है अर्थ साइंस। तो जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, यानी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में। हम अर्थ की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो फोकस एरिया रहता है इसमें फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मतलब लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में आएंगे माउंटेन्स, वैलीज एक्स्ट्रा, और वाटर बॉडीज। पहला लैंड फॉर्म्स, दूसरा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में आएंगे रिवर्स, ओशंस। उसके बाद ये बात होगी फिजिकल फीचर्स की। इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट की। तो पहला जो फोकस एरिया है जियोग्राफी में वो है फिजिकल फीचर्स, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद इकोसिस्टम,
और उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशंस। ह्यूमन पॉपुलेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। Most importantly, geography talks about the interaction between humans and their environment, how humans make their relationship with the environment, with their environment, surrounding environment. After that, coming to the next part of the definition, geography simply seeks to answer three main questions. What, why, and how. Okay, my dear students. So पहला क्वेश्चन क्या है आता है जियोग्राफी में, जिसको जियोग्राफी आंसर करती है, व्हाट इज वेयर। सिंपली कौन सी चीज कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स की बात अगर हम करते हैं तो माउंटेन्स कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, कहाँ है हिमालयाज, सबको पता होगा, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद अरावलीज माउंटेन्स की बात करें, अरावलीज कहाँ है, ये गुजरात से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। ठीक, अभी रिसेंट टाइम्स में अरावलीज की डेफिनेशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब है अगर फॉरेस्ट्स है तो कहाँ है, अगर डेजर्ट्स है तो कहाँ है, रिवर्स अगर है तो कहाँ है, उसके बाद जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं। यानी जियोग्राफी आंसर करता है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज वेयर, कौन सी चीज कहाँ है। यानी अगर हम किसी प्लेस के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम में जियोग्राफी से ही हमें पता चलता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स, कहाँ है ये जगह। ठीक, इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाई इट इज देयर। अगर माउंटेन्स है तो ये वहां क्यों है, अगर हिमालयाज है तो क्यों है नॉर्दर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड पे क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाई, अगर अरावलीज है तो अरावलीज वहां क्यों है। ठीक, अगर हम रिवर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, और भी बहुत सारे हैं, कृष्णा, कावेरी, ये वहां क्यों है, इनका फ्लो ऐसे क्यों है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ इट केम टू बी। इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वॉल्केनोज है, ठीक, माउंटेन्स है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है। ठीक, इसका ये मतलब होता है कि हाउ इट केम टू बी, ये कैसे बने हैं। अगर वॉल्केनोज है तो कैसे बने, अगर माउंटेन्स है तो कैसे बने, रिवर्स है तो कैसे बने, डेजर्ट्स है तो कैसे बने। इस क्वेश्चन का भी आंसर जियोग्राफी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, सो जियोग्राफी एक ब्रिज है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के दरमियान। ठीक, examines spatial relationships and characteristics of places to understand the complex patterns and processes that shape our world। इसका क्या मतलब है। स्पेशल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है सिंपली, अगर हम एग्जाम्पल में लें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्या इनका क्लाइमेट एक जैसा है, तो आपका आंसर होगा नो। क्या इनकी टोपोग्राफी एक जैसी है, आपका आंसर होगा नो। ठीक, क्यों नहीं है इनकी टोपोग्राफी सेम, क्यों नहीं है इनका क्लाइमेट सेम, तो यहां पे बात आती है स्पेशल रिलेशनशिप्स की। स्पेशल रिलेशनशिप्स आप ऐसे सिंपली याद रखो कि एक जगह दूसरी जगह से वेरी करती है इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइमेट डिफरेंट होता है, टोपोग्राफी डिफरेंट होती है, कोई कोई कहीं पे ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट्स होते हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज होते हैं। ठीक, तो और कैरेक्टरिस्टिक्स उन प्लेसेस के। ठीक, ताकि हम समझ सके
जो लोग रहते हैं ये रिवर्स के आसपास क्यों रहते हैं। ठीक, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ पे एक और बात याद रखो आप कि कुछ की फिगर्स है जियोग्राफी में। वो की फिगर्स क्या है? पहला की फिगर जो जियोग्राफी में आता है वो है एरास्टोस्थीन्स। एरास्टोस्थीन्स एक ग्रीक स्कॉलर थे। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने पहली बार जियोग्राफी टर्म को यूज किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म जियोग्राफी। सो एरिस्टोथेनस ने ही जियोग्राफी टर्म को कॉइन किया है, जहां पे उसने बोला कि जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जहां पे हम अर्थ के रिलेटेड पढ़ते हैं, अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड पढ़ते हैं। एक और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं आप। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने फिजिकल जियोग्राफी को देखा, उसको एक्सप्लेन किया और ह्यूमन फिनोमेना के साथ जोड़ दिया। लाइक एक जगह दूसरी जगह, मैंने आपको पहले ही बोला स्पेशल रिलेशनशिप्स होती हैं इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैसे नेचर इम्पैक्ट करता है ह्यूमंस को, और ह्यूमंस कौन क्या इम्पैक्ट डालते हैं नेचर पे, हाउ ह्यूमंस मेक देयर रिलेशनशिप विद नेचर, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक और है फ्रेडरिच रेजल, इसे कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ही डिफाइंड ह्यूमन जियोग्राफी सिंपली। आफ्टर दैट देयर कम्स योर फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका पहला चैप्टर रहने वाला है 10th के लिए। तो पहले रिसोर्सेज को हम डिफाइन करेंगे, रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद हम डेवलपमेंट पार्ट पे जाएंगे। तो अगर हम किसी को भी पूछे रिसोर्सेज क्या है, तो उनका आंसर आएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग दैट इज यूज्ड इज अ रिसोर्स। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे। जिमरमैन ने क्या कहा रिसोर्सेज के रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। जिमरमैन ने कहा रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज नहीं है मगर वो बनते हैं। ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। नथिंग इज अ रिसोर्स बाय इटसेल्फ। कोई भी चीज अपने आप में रिसोर्स नहीं है, बल्कि इट बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमंस रिकॉग्नाइज इट्स यूजफुलनेस एंड डेवलप द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज इट। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में रिसोर्स नहीं है, बल्कि वो रिसोर्स तब बनता है जब इंसान उसकी यूजफुलनेस को जानते हैं, उसके रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सके, ताकि उसको यूज किया जाए, यूजेज में लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल दे के रखी है। पेट्रोलियम हैड नो वैल्यू बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मशीन। यानी पेट्रोलियम का एंशंट टाइम्स में कोई वैल्यू नहीं था तब तक, जब तक मॉडर्न इन्वेंशंस हुए, मॉडर्न मशीन्स की इन्वेंशंस हुई। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम को हमें ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना होता था और क्रूड फॉर्म से मटेरियल यूज फॉर्म में लाना होता था। तो पहले जब तक हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। ये रिसोर्स तब बनता है जब हमारे पास मॉडर्न मशीन्स आती है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम क्रूड टू मटेरियल यूज फॉर्म। सो अगर हम अभी की बात करें, अभी क्या है? अभी पेट्रोलियम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसे लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। ठीक, तो यहां पे मैंने एक टर्म लिखी है डायनेमिक। रिसोर्सेज
आर डायनेमिक। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बदलते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिपेंड्स ऑन देयर यूजेज। किस पे डिपेंड करता है? यूजफुलनेस पे डिपेंड करता है। यूजफुलनेस। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद किंडल आते हैं। किंडल क्या कहते हैं? किंडल कहते हैं कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इज ए रिसोर्स। व्हाट डज इट मीन? कोई भी चीज जिसको हम ह्यूमंस यूज करते हैं ताकि हमारी जरूरत जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो फुलफिल हो जाए, और वो चीज एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तब जाके उसे हम रिसोर्स मानेंगे। इसके बाद जे एल हैंसन आते हैं। वो कहते हैं रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये भी सेम बोलते हैं कि जिस चीज को भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स बनता है, क्योंकि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, हमारी ज़रूरत को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। ठीक। फॉरेस्ट्स इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन करता है ये। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपके जहन में यहाँ पे एक बात आ रही होगी कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। सिंपली इकोलॉजिकल बैलेंस इज कीपिंग अ स्टेबल relationship between living organisms and their environment, so that nature can sustain life on earth। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? सो दैट प्लांट्स जिंदा रह सके, एनिमल्स जिंदा रह सके, और ह्यूमंस जिंदा रह सके, ताकि जो फूड चेन्स है, फूड वेब्स है, वो मेंटेन रह सके। और यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन की गई है, क्लाइमेट रेगुलेशन, सो दैट क्लाइमेट, वाटर साइकिल और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। तो इससे आगे चलते हैं। तो आगे क्या आता है? आगे एनसीईआरटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, जो आपके एनसीईआरटी पे मेंशन की गई है। ये हमने पहले ही पढ़ ली है। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource। So, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, और वो एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है? अगर हमारे पास अभी कोई भी रिसोर्स है, अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाते हैं, उसके रिलेटेड हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम क्रूड टू मटेरियल यूज फॉर्म। सो हमारे लिए वो रिसोर्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम की बात अगर हम करते हैं, यूरेनियम तब हमारे लिए रिसोर्स बना जब हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। जब तक ना हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक यूरेनियम हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर पाते थे कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स के बाद हम लार्ज स्केल पे यूज करने लगे। सोलर पैनल से सोलर एनर्जी हमने ट्रैप की, उसके बाद हमने वो सोलर एनर्जी को यूज किया, सो दैट वी कैन जनरेट पावर, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो सोलर एनर्जी बिकेम resource for us after we invented solar panels. After that,
इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल क्या होता है कि अगर रिसोर्स हमारे लिए, अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए है तो वो रिसोर्स तब बनेगा जब वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगा, यानी वो उसमें उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने में, उसको फ्रॉम क्रूड टू मटेरियल यूज फॉर्म में लाने में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर रिसोर्स है हमारे लिए क्योंकि ये इसको एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा महंगा नहीं है बल्कि वो अफोर्डेबल है। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। आफ्टर दैट कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल में आप ऐसे याद रखोगे कि जो समाज एक्सेप्ट करता हो, जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे पॉर्क की। पॉर्क होता है फ्लैश ऑफ पिग। ठीक, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में जो पॉर्क है उसको हराम माना जाता है। तो पॉर्क मुस्लिम कम्युनिटी यूज नहीं करती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पॉर्क जो फ्लैश ऑफ पिग है वो रिसोर्स नहीं है। ठीक, आफ्टर दैट काउ, जो इंडिया में या कहीं और भी जो हिंदूज रहते हैं उनके लिए जो काउ है वो उसे कहते हैं गाय माता, गौ माता। ठीक, तो हिंदू कम्युनिटी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो गाय का मीट खाए। सो काउ इज स्पाइस फॉर देम, तो काउ उनके लिए रिसोर्स नहीं है किसी भी पिक्चर में। ठीक, आफ्टर दैट यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल क्या होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की जब हम बात करते हैं कि कोई भी रिसोर्स कहाँ से आया, ओरिजिन, तो ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो जो रिसोर्स बायोटिक से बना होगा यानी लिविंग थिंग से बना होगा उसे हम बायोटिक का नाम देते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग से बना होगा उसे हम एबायोटिक का नाम देते हैं। आफ्टर दैट कम्स एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी होता है, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे भी दो टाइप्स है, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को एक और नाम दिया जाता है, वो है नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल को बोला जाता है कन्वेंशनल। तो रिन्यूएबल सिंपली नाम से ही पता चलता है कि ये रिन्यू होता है, यानी जो खत्म नहीं होते हैं बल्कि ये टाइम के साथ रिन्यू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो ये रिन्यू हो जाते हैं, तो इन्हें हम रिन्यू मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि अगर हम विंड की बात करें, विंड एनर्जी की, वो ख़त्म नहीं होती है तो वो रिन्यूएबल में आता है। नॉन रिन्यूएबल में आएंगे जो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम लिमिटेड है हमारे पास, कोल रिजर्व्स लिमिटेड है हमारे पास, आयरन ओर्स लिमिटेड है हमारे पास, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। आफ्टर दैट कम्स ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को कैटेगरीज में बांटते हैं। फॉर एग्जांपल जिसे एक इंडिविजुअल ओन करता होगा, यानी जो रिसोर्स एक सिंगल पर्सन का होगा या एक इंडिविजुअल का होगा, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। ठीक, कम्युनिटी जिसे ओन करती होगी वो भी रिसोर्सेज है, नेशनल जिसे ओन करता होगा वो रिसोर्स है। ठीक, आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक, आफ्टर दैट ये हमने पढ़ा। ठीक, हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या है, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड्स। टेक्नोलॉजिकली ये हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ ली है। तो आफ्टर दैट इसके बाद आती है प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ transformation of things available in our environment involves interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature
through technology create institutions to accelerate their economic development. So अब रिसोर्सेज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम क्रूड टू मटेरियल यूज फॉर्म। इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बल्कि चार चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक एसेंशियल पार्ट ऑफ रिसोर्स है, तो चार चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, और ह्यूमन बींग्स बीइंग ए सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस। ठीक, तो इसमें एक इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक, transforming a resource from the crude to material use, from crude to material use form involves three main things. Three main things. वो क्या क्या है? पहला नेचर, दूसरा टेक्नोलॉजी, एंड तीसरा रहेगा इंस्टीट्यूशंस। ठीक, और ह्यूमंस इन तीनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक फिगर जैसी बनाई है, जिसमें ह्यूमंस सेंट्रल पार्ट रहेंगे और फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक नेचर। ठीक, आफ्टर दैट कम्स टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। नेचर के साथ कैसे? फॉर एग्जांपल, अभी आयरन ओर है, आयरन ओर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम अर्थ सरफेस, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स लगेंगे so that we can extract that or iron ore from the earth's surface, and after that we have to transform it from crude to material use form। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। ठीक, आफ्टर दैट resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them। ये मैंने पहले ही कहा है आपको, क्या कि रिसोर्सेज जो है ये फंक्शन है, किस चीज़ की फंक्शन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, और ह्यूमन्स ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसोर्सेज का, क्योंकि ह्यूमन्स ही ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम मटेरियल टू रिसोर्स। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आफ्टर दैट कम्स द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। सो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये हमने पहले ही देखा कि रिसोर्सेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इंसानों के लिए, इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी है हमारे लिए। पहले पहले क्या होता है? अर्लियर रिसोर्सेज वायर कंसिडर्ड फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड वायर थॉट टू बी अनलिमिटेड। पहले पहले समझा जाता था कि रिसोर्सेज जो है अल्लाह के दिए गए गिफ्ट्स हैं हमारे लिए, और ये अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसी कोई बात हकीकत में नहीं थी। मगर ह्यूमंस ने ये समझा कि ये हमारे लिए अनलिमिटेड है, गिफ्ट्स है, तो इन्होंने केयरलेसली और प्लानिंग के बगैर इनको एग्जॉस्ट करना स्टार्ट किया, इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। इन्होंने बेतहाशा रिसोर्सेज को यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ? ओवर यूज़ की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, यानी कम हो गए, मेनली टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यू। ठीक, उसके बाद resources became concentrated in the hands of small section of society। resources कुछ सेक्शन जो सोसाइटी के थे उन्हीं के पास रह गए। ठीक, इससे क्या हो? दिस कंसंट्रेशन क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटी। अब कुछ लोगों के पास ही रिसोर्सेज होंगे तो इनइक्वालिटी तो आएगी ही, ये सिंपल सी बात है। ठीक, डिवाइडिंग पीपल इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी जिनके पास रिसोर्सेज थे उनको वो रिच हो गए, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो पुअर रह गए, वो गरीब रह गए। तो जिनके पास रिसोर्सेज है उनको हम हैव्स बोलेंगे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको हम हैव नॉट्स बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Indiscriminate exploitation of resources caused serious environmental problems. These problems include ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। इसका क्या मतलब है?
जब हमने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यानी बेतहाशा तरीके से यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ, सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, यानी हमारा इन्वायरमेंट खराब हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, ओजन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे हुआ, हमने जब जंगल काटे, फॉरेस्ट्स को जब हमने कट किया, फॉरेस्ट्स को कहा जाता था पोल्यूशन सिंक, और हमने पहले ही कहा था कि फॉरेस्ट्स ही इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेगुलेशन भी करते हैं। जब हमने फॉरेस्ट्स को कट किया तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गई। जो पोल्यूशन सिंक था, पोल्यूशन सिंक अब पोल्यूशन सिंक नहीं रहा। ठीक, फॉरेस्ट्स अब जो मतलब एयर में जो जहरीली गैसेस होती है वो अब सक नहीं कर पाते हैं फॉरेस्ट्स। ठीक, तो लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ। ठीक, लैंड का वैल्यू कम हो गया, डिग्रेड हो गया। Hence, resources needed to be developed and used in a planned and sustainable manner. तो हमें क्या चाहिए था कि रिसोर्सेज की हम अच्छे से प्लानिंग करें, हम उतना ही यूज करें जितना इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी इनडायरेक्टली ठीक है। ठीक, तो आफ्टर दैट हमें ज़रूरत थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या हुआ, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. तो इक्विटेबल तो बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी रिसोर्सेज की, सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस बना रहे। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, यहाँ पे हम ही पढ़ते हैं, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ प्लेनेट इज इन डेंजर। ये सिंपल सी बात है, अगर इसी तरह से अगर हम प्लानिंग के बगैर ही बेतहाशा तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते और ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। ठीक, हमारे प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं था। ठीक, आफ्टर दैट therefore resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is component of sustainable development. ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब हमें ज़रूरी था कि हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करें, यानी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, कितना यूज़ किया जाए, सो दैट इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है रियो डी जेनेरियो के बारे में, जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अपने लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ये विजन बायोलॉजी का लोगो है और यहाँ पे आपको फ्री उड़ान सीरीज़ जो मिलने वाली है लेक्चर सीरीज़ की, वो है 9th to 10th क्लास। ठीक, यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स को पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।